हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूं जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। वीडियो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं जो आपके पेपर में आपकी हेल्प करेंगे। पहला प्रश्न जो बहुविकल्पी है, बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन है या कहलाता है? एथिलीन लिखा है, ऑक्सिन्स लिखा है, जिबरेलिन्स और कोई नहीं। तो यहाँ पर जिबरेलिन्स आपका सही प्रश्न उत्तर है। अगला है मादा लिंग हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजोन, एंड्रोजोन, इंसुलिन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ एस्ट्रोजोन आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीयूष ग्रंथियां पाई जाती हैं, पीयूष ग्रंथियां पाई जाती हैं मस्तिष्क के अधरतल में, मस्तिष्क के पृष्ठतल पर, सेरिब्रम पर और सेरिबेलम पर। तो मस्तिष्क के अधरतल पर पीयूष ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, ग्रंथियों का प्रश्न इस चैप्टर से 101% आएगा। आप ये चीज़ नोट कर लीजिए कि 101% ग्रंथि से एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा अवश्य। मास्टर ग्रंथियां हैं थायराइड, एड्रिनल, पीनियल काय और पीयूष ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि को ही हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन, जल नियमन तथा भूख नियंत्रण आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? प्रमस्तिष्क, डाईएन्सिफेलन, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला एम्ब्लागेटा। तो यहाँ पर डाईएन्सिफेलन जो आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। तो सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 1000, 1100 ग्राम, 1300, 1400 ग्राम। तो 1300 से 1400 ग्राम जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। मित्रों, यहाँ पर जो ग्रंथियों का प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, और वीडियो को देखें तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? ये प्रश्न याद कर लीजिए आप, अच्छा प्रश्न है। डाईएन्सिफेलॉन, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और इनमें से कोई नहीं। तो प्रमस्तिष्क जो होता है आगे का भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? प्रमस्तिष्क। मनुष्य में मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं 21 जोड़ी, 26 जोड़ी, 31 जोड़ी और 36 जोड़ी। तो यहाँ पर 31 जोड़ी आपकी तंत्रिकाएं जो है वो मनुष्य के मेरुरज्जु से निकलती हैं। किस हार्मोन की वजह से मधुमेह रोग हो जाता है? देखिए, आपने देखा होगा जो किस हार्मोन की वजह से या कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह रोग होता है डायबिटीज़। आपको मालूम है, जब शक्कर की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो ये रोग हो जाता है, इसे डायबिटीज़ कहते हैं। इस हार्मोन की वजह से, इंसुलिन हार्मोन की वजह से यह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं उन व्यक्तियों को, ठीक है। तो इंसुलिन यहाँ पर आंसर सही है। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं थायराइड है, अधिवृक्क है, थाइमस और पीयूष है। तो अधिवृक्क है। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आप इनको समझ लीजिए और कर लीजिए। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न क्या है और इनके बारे में हम क्या जानिए, इनके बारे में जानिए आप। अति लघुत्तरी प्रश्न जो है, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य लिखिए। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसको ले लीजिए और मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य लिखिए। यहाँ लिखते हैं, ऑक्सिन पौधों में प्रवाह की कोशिकाओं में दीर्घाकरण प्रेरित करते हैं, जबकि साइटोकाइनिन कोशिका में विभाजन को प्रेरित करते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न हो गया। इनके मुख्य कार्य ये होते हैं, ऑक्सिन पौधों में कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं बढ़ने के लिए, और साइटोकिनिन ये विभाजित करते हैं। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ऑक्सिन का ये कार्य आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है इंसुलिन। इंसुलिन के अल्प स्राव से रुधिर में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाने से रोग का नाम बताइए। तो इंसुलिन जो रोग की कमी से यहाँ पर
दो प्रश्न आते हैं, इंसुलिन के अल्प स्राव से रुधिर में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाने से रोग का नाम लिखिए। और अथवा ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। देखिए बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इनके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो आप सुन लीजिए प्रश्न को। इंसुलिन जो है डायबिटीज की वजह से हार्मोन्स जो कमज़ोर हो जाता है, इसमें इंजेक्शन जो इंसुलिन के लगते हैं डायबिटीज़ में, इंसुलिन लैंगर-हैंक्स की दीपिकाओं में पाया जाता है और बीटा कोशिकाओं में। यानी बीटा कोशिका का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप यही वाला इंसुलिन वाला समझ लीजिए, ये क्वेश्चन है। बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, यानी डायबिटीज हो जाती है। और बीटा कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भाग लेती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम। यहाँ लिखी देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? हमारे शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं? देखिए यहाँ पर मैंने ग्रंथियों की बात आपसे कर रहा हूँ, और देखिए यहाँ पर ग्रंथियां जितनी भी हैं आपकी 3-4 प्रकार की ग्रंथियां हैं, 5-6 प्रकार की मैं आपके सामने मनुष्य में शरीर में पाए जाने वाली जो ग्रंथियां हैं उन सभी को आप रट लीजिए। ग्रंथि का एक क्वेश्चन 101% आएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इन सभी ग्रंथियों को आप समझ लीजिए, इनके कार्य को याद कर लीजिए, क्योंकि ग्रंथियों से एक क्वेश्चन अवश्य आना है। गैसीय अवस्था में अगला प्रश्न है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? इसके मुख्य कार्य क्या हैं? ठीक है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है, इसके मुख्य कार्य क्या है? या पादप हार्मोन, इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पादप हार्मोन क्या होता है। तो पादप हार्मोन का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में भी कभी कभी पूछ लेते हैं और कई बार आया है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। यहाँ देखिए, साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य क्या है? अति लघुत्तरी में मैंने पढ़ा भी था आपके सामने। यहाँ देख लीजिए, साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य क्या हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य क्या है। ठीक, ये प्रश्न 2013 में, 14 में, 15 में 3 बार लगातार आया है। ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स हार्मोन्स के कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, पादप हार्मोन्स और टिप्पणी लिखिए। पादप हार्मोन्स जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में भी कई बार आया है। एक बार अगर लॉन्ग में आता है पादप हार्मोन्स तो 2014 में, 12 में, 14 में, 18 में, उम्मीद है आपके 19 में भी आ जाएगा। ये 11, 15, 12, 13, 16 में पादप हार्मोन्स से संबंधित एक प्रश्न आया है। यहाँ पर देखिए, पादप हार्मोन्स की यहाँ मैंने छोटी क्वेश्चन में लिखा है, टिप्पणी लिखी है, लेकिन लॉन्ग में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जरूर अवश्य तैयार कर लीजिए। मेरुरज्जु को सुषुम्ना भी कहते हैं। मेरुरज्जु का जो प्रश्न है वह भी लॉन्ग प्रश्न है। मेरुरज्जु को कभी लॉन्ग में पूछ लेते हैं तो कभी शॉर्ट में पूछ लेते हैं। तो आप लॉन्ग बना के इसका चित्र वगैरह, डायग्राम वगैरह अच्छे से तैयार करके आप इसको तैयार करें। देखिए, इसके मेरुरज्जु, अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु किसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की संरचना स्पष्ट कीजिए, निम्नांकित चित्र बनाइए या न्यूरॉन की संरचना बनाइए। तो आप कभी कभी नाम चेंज करके भी इस प्रश्न को हमारे सामने रख देते हैं, तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना का संचित्र चित्र बनाइए। 2007 में, 8 में, 11 में, 12 में, 13 में और 14, 15 तक आ चुका है ये प्रश्न, तंत्रिका। तो आप प्रश्न से लॉन्ग क्वेश्चन को बनाकर चलिए। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका कोई फिगर है तो उसको फिगर को, इस चित्र को बनाकर चलें, जिससे कम पड़ती है तो चित्र के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाए। अगला प्रश्न है, हम अपने आहार नाल में आयोडीन युक्त नमक क्यों लेना चाहिए? हमारे आहार में यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हानि हो सकती है? देखिए, हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक क्यों लेना चाहिए? हमारे आहार में आयोडीन की कमी से क्या हानि हो सकती है? अब यहाँ देखिए, आयोडीन की कमी से क्या कमी हो जाती है, मैं आपको सुना दे रहा हूँ। कॉपी पेन हो तो साइज सुनकर लिख लेना। ठीक है, देखिए, मैं आपके सामने समझा रहा हूँ आपको इस प्रश्न के बारे में कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से क्या हानि होती है। थायराइड ग्रंथियां जो होती हैं, थायरोक्सिन नामक हार्मोन से स्रावित होता है। ठीक है, थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के उपापचय को थायरोक्सिन नियंत्रित करता है।
यह वृद्धि के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें घेंघा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र, गोलक इस बीमारी का लक्षण हो सकते हैं। आपके आमने सामने कहीं पर भी आप ऐसे व्यक्तियों को देख सकते हैं जिनकी आंखें आपको लगता है कि उनकी निकली जा रही हैं आंखें, तो वो ऐसे व्यक्तियों को घेंघा रोग होता है, उनमें आयोडीन की कमी होती है। तो इस बीमारी के ये लक्षण होते हैं। इस रोग से बचने के लिए शरीर में आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग देने की सलाह दी जाती है। आपको प्रश्न समझ में आ गया? इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? अग्नाशय या अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यह हार्मोन मानव शरीर में क्या कार्य करता है? इस हार्मोन के उचित मात्रा में स्रावित ना होने पर क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, मधुमेह वही है, डायबिटीज है, इंसुलिन की बात हो रही है। तो यह इंसुलिन वह हार्मोन है जो अग्नाशय से उत्पन्न होता है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मतलब जिसकी डायबिटीज बढ़ जाती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देकर हम उस डायबिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं। यह यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, जिस कारण शरीर पर अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन इसलिए देते हैं ताकि उनके शरीर में शर्करा जो है, ग्लूकोज जो है, शुगर जो है, वो आपकी कंट्रोल बनी रहे। ठीक है, इसलिए इंजेक्शन दिया जाता है। शर्करा में एक बात और बता दूं, जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है उसका ब्लड जो होता है अगर कहीं कट गया है या कोई घाव हो गया है तो उस व्यक्ति को घाव होने की वजह से उसका घाव भर नहीं सकता, बहुत देर में भरा जाता है घाव, क्योंकि उसका जो ब्लड है वो बंद नहीं होता ब्लड। तो इसलिए डायबिटीज के लोगों की ये पहचान है। और जब भी पेशाब करते हैं तो उनके पेशाब में चींटे वगैरह, जीव जंतु वगैरह उनकी पेशाब में लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छींक आने में होने वाली घटनाओं का मार्ग बताइए। छींक है, लास्ट है प्रश्न है, छींक में होने वाली घटनाओं का मार्ग बताइए। पहली बात मैं आपको बता दूं, छींक क्यों आती है। पहले यहाँ तो इन्होंने लिखा है छींक आने में होने वाली घटनाओं का मार्ग बताइए, मार्ग पूछा है। पहले मैं बता दूं आपको छींक आती क्यों है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस हम लेते हैं जब क्या होता है, आपने इंजन देखा, इंजन कोई भी इंजन हो आपका या जनरेटर जिसमें पंप लगी रहती है, हमारा शरीर भी एक इंजन की भांति कार्य करता है। अब यहाँ पर छींक जो आती है, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। जब CO2 की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन कम होती है तो एक झटका लगता है, आपको एक छींक आती है। छींक आने से जो रंध्र होते हैं जो बंद जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम प्रवेश कर रही है, तो छींक आने से एकदम वह रंध्र साफ हो जाते हैं और एकदम झटके से 1 2 3 छींक आती हैं जिससे वह रंध्र खुल जाते हैं और फिर दोबारा से हमारा सिस्टम ठीक से चालू हो जाता है। अब यहाँ देखिए, छींक आने वाली घटनाओं का मैं मार्ग बता रहा हूँ। किसी भी बाहरी अवांछनीय कण के नाक में आ जाने से छींक आती है। ठीक है, कोई कण अगर नाक में चला जाए फिर भी आ जाती है, क्योंकि उसका अवरोध, मार्ग में जो अवरोधन हो जाता है, मैं वही बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, अवांछनीय कण संवेदी स्पर्शकों को उद्दीपित करते हैं, संवेदना का एक प्रेरणा में बदल जाती है। एक प्रेरणा यह संवेदा तंत्रिका तथा मेरुरज्जु को ले जाती है। संवेदना का उद्दीपन एक प्रेरणा के रूप में चालक मोटर तंत्रिका मांसपेशी को जाता है। ठीक है, अब इतना दिमाग ना लगाइए, आप ये समझ लीजिए बस, छींक आने से मार्ग में अवरोध हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, इस वजह से छींक हमें आती है। अब मैं इसका मार्ग आपको बता दे रहा हूँ, क्या क्या मार्ग है इसका। सबसे पहले उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन के बाद आपका स्टार्ट होता है ग्राही अंग। ठीक, अगला है इसका संवेदी तंत्रिका और आगे है मेरुरज्जु, फिर इसके आगे प्रेरक तंत्रिका, अगला है पेशी क्रिया और नेक्स्ट है छींकना। इतना कार्य होता है छींकने में। ठीक है, पेशी क्रिया फिर छींकना, इतना काम करने के बाद छींक हमारे आती है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में मैंने 3 उठाए हैं। वैसे
मैं आपको बता दूं, दीर्घोत्तरी जो प्रश्न है, दीर्घोत्तरी में तंत्रिका तंत्र आप समझ लीजिए, मेरु रज्जु का प्रश्न और आपका पादप जो ग्रंथियां, एक ग्रंथि से ग्रंथियां भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। तो ग्रंथियों का प्रश्न आप लॉन्ग क्वेश्चन मान के चलिए और लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ही उसको तैयार करिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ग्रंथियां जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में हैं, कोई भी ग्रंथि वो पूछ सकते हैं, ग्रंथियां। और चौथा है आपका, जैसे पहला है प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण की सहायता से इस क्रिया को समझाइए। ये प्रश्न काफी बार आया है। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, संक्षेप में वर्णन करिए। और ग्रंथियां, सभी ग्रंथियां आप तैयार करिए, ग्रंथियां सभी। और एक है आपका तंत्रिका तंत्र, ये मैंने आपको उसमें शॉर्ट में भी बताया है और लॉन्ग में भी है। और पांचवा है आपका मेरु रज्जु। ठीक है, ये प्रश्न जो है, यो पांचवा मेरु रज्जु, या आप पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है इसका, इस चैप्टर का, जो पादप हार्मोन्स। आप समझ लीजिए, यहां पर मैंने ये 5 प्रश्न है, मैंने इसे शॉर्ट में भी बताया, ये तीनों प्रश्न मैंने शॉर्ट में भी रखे हैं और लॉन्ग में भी है। ये तीनों प्रश्न जो हैं यहाँ से, और मेरे को उम्मीद है 101% जो है वो ये प्रश्न तो आएगा, ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। मित्रों, यदि आपकी फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर प्रस्तुत करें, जिससे आने वाली वीडियो में हम आपकी राय को जरूर रखें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।